नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने कौटिल्य परिवार में। चलिए फटाफट कनेक्ट होइए और फिर शुरू करते हैं हमारा सेशन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम हमारी जो राजस्थान जीके की ऑब्जेक्ट वाइज बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। कल ही इसका सॉल्यूशन शुरू हुआ था और जिस चैप्टर से हमने शुरुआत की थी वो है आपके मेवाड़ का इतिहास। कल हमने मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड 20 क्वेश्चन देखे थे, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन नए आपको देखने को मिले। और आइए उसी सेशन को वहीं से बढ़ाते हैं आगे, यानी आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन और मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर आया है आपके सामने 21। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि सारंगपुर का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारंगपुर का युद्ध। देखिए इनके बारे में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि सारंगपुर का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया। क्वेश्चन ये भी बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सारंगपुर है ये कहाँ पर है। सबसे पहली बात तो सारंगपुर का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1437 ईस्वी में, 1437। सारंगपुर कहाँ पर है तो याद रखिएगा ये स्थान आता है आपके एमपी में। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सारंगपुर का युद्ध है ये किन किन के मध्य लड़ा गया। तो याद रखिएगा ये जो सारंगपुर का युद्ध है ये लड़ा गया था कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी। और ये भी महमूद खिलजी कौन सा है तो याद रखिएगा फर्स्ट। कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी फर्स्ट। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि सारंगपुर जो युद्ध है ये युद्ध होने की वजह क्या है, कारण। तो सारंगपुर का युद्ध क्यों लड़ा गया था, इसका कारण ये है कि कुंभा के जो पिता हैं, कुंभा के पिता जिनका नाम है मोकल, मोकल के जो हत्यारे थे ना, चाचा मेरा महपा पंवार, इनको शरण दे रखी थी किसने, महमूद खिलजी फर्स्ट ने। इसीलिए कुंभा ने कौन सा युद्ध किया था, सारंगपुर का युद्ध। कहते हैं कि मालवा जीत लिया था। क्या जीता था, मालवा जीता, मालवा विजय हुए। और इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के अंदर विक्ट्री टावर बनाया था, जिसे आप पढ़ते हैं विजय स्तंभ के रूप में। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी कहानी है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। सारंगपुर कहाँ पर है, एमपी के अंदर। किन किन के मध्य हुआ था तो कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी फर्स्ट। वजह क्या है युद्ध होने की, तो कुंभा के जो पिता है मोकल, उनकी हत्या करने वाले जो हैं हत्यारे चाचा मेरा और महपा पंवार, इनको शरण दे रखी थी किसने, महमूद खिलजी फर्स्ट ने। इसीलिए कुंभा ने यहाँ पर अटैक किया, चाचा मेरा और महपा पंवार की हत्या की और महमूद खिलजी फर्स्ट को 6 माह तक अपने पास में कैद रखा और पुण्य राज्य देते हुए रिहा कर दिया। इसी विजय उपलक्ष्य के अंदर कुंभा ने चित्तौड़ के किले में एक विक्ट्री टावर बनाया था, जिसे आप पढ़ते हैं विजय स्तंभ के रूप में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 है आपके 1437, 1437 ईस्वी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22। क्या पूछ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। देखिए एग्जामिनर अब इस क्वेश्चन को और ज़्यादा गहराई से कैसे पूछता है, आजकल वो डेट पूछने लग गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था। और एक क्वेश्चन और नया आने लग गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अधिकार कब किया था। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, एक के अलाउद्दीन खिलजी ने 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था और एक चित्तौड़ पर
अधिकार कब किया था? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो उस समय चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे रावल रतन सिंह, यानी रावल शाखा के अंतिम शासक, जिनका नाम क्या है? रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था 28 जनवरी 1303। लेकिन जब अधिकार करने की बात आती है तो याद रखिएगा 26 अगस्त 1303 आक्रमण हुआ था 28 जनवरी को और अधिकार हुआ था 26 अगस्त को। इसीलिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय करने के लिए चित्तौड़ किले पर कितने माह तक घेरा डाले रखा? कितने माह तक घेरा? तो इसका आंसर होता है 8 माह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल एग्जामिनर डेट पूछता है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी इसका आंसर तो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 1303, लेकिन डेट सहित याद रखना है आपको, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ उस समय चित्तौड़ के शासक तो कौन थे? रावल रतन सिंह, और ये रावल शाखा के अंतिम शासक हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया कब? तो याद रखना है 28 जनवरी 1303, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो 26 अगस्त 1303। इसीलिए ये क्वेश्चन बना था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कितने माह तक घेरा डाले रखा? 8 माह तक, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ऐसी कौन सी रचना है अमीर खुसरो की जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुआ है उसका वर्णन है? ये चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, वैसे जब आप पढ़ते हैं तो 2 ग्रंथ पढ़ते हैं अक्सर। एक तो पढ़ते हैं आप पद्मावत, लेकिन ये जो पद्मावत ग्रंथ है ये अमीर खुसरो का नहीं है, ये है आपके मलिक मोहम्मद जायसी का। किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का। और ये जो पद्मावत है ये तो 1540 ईस्वी के अंदर लिखा गया था, और वो भी अवधी भाषा में। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का उल्लेख अमीर खुसरो के जिस ग्रंथ में मिलता है, अमीर खुसरो के जिस ग्रंथ में, वो है आपके खजाइन उल फुतू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, खजाइन उल फुतू। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा इसके बारे में भी। ऑप्शन नंबर डी खजाइन उल फुतू। तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण हुआ है उसका उल्लेख एक तो आपके पद्मावत के अंदर है, एक अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है खजाइन उल फुतू इसके अंदर है, और एक चीज और, एक अभिलेख है जिसका नाम है धाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख। और ये जो अभिलेख है ये चित्तौड़ में है, इसके अंदर भी इस आक्रमण का वर्णन भी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो अभिलेख है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। ये क्वेश्चन केवल आज तक एक ही बार पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया, निम्न में से इसका उल्लेख किस अभिलेख में है? तो याद रखिएगा धाइबी पीर की दरगाह का जो अभिलेख है इसके अंदर उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आजकल थोड़े पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर, खजाइनुल फुतू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम खाली जगह क्या रखा। यानी कि जैसे ही 1303 के अंदर चित्तौड़ पर अधिकार होता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा। देखिए, वैसे हमारे राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी को हम पढ़ते हैं एक अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन जो खिलजी हैं, इनके द्वारा हमारे राजस्थान में नाम जो परिवर्तन हुए हैं वो 3 किए हैं इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे राजस्थान में 3 स्थानों के नाम बदले थे। एक तो है आपके चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का नाम इनके द्वारा क्या किया गया था, तो खिजराबाद। लेकिन फिर कह रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जो हमें ये बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया था। तो एक बार फिर मैं उस अभिलेख का नाम लिख देता हूं और आप याद कर लीजिएगा। धाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। दूसरा इनके द्वारा जो नाम बदला गया था वो है आपके शिवाणा। शिवाणा जो किला है, इसका नाम बदलकर इन्होंने कर दिया था खेराबाद। और तीसरा जो इनके द्वारा नाम बदला गया वो है जालोर का। जालोर का नाम इन्होंने कर दिया था जलालाबाद। क्या कर दिया था, जलालाबाद। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, खिजराबाद। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखने हैं और इनमें से ये जरूर याद रखना है कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है, इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में है। ठीक है। अच्छा, ये धाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 25 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। यानी कि इनमें से ऐसे कौन से सिसोदिया वंश के शासक हैं जो सबसे पूर्वज हैं। देखिए, हम सब पढ़ते हैं गुहिल वंश। गुहिल वंश के फाउंडर है गुहिलादित्य। कौन है, गुहिलादित्य। गुहिल वंश के रियल फाउंडर हैं बप्पा रावल। लेकिन आप सब जानते हैं कि गुहिल वंश का 12वीं शताब्दी में रण सिंह, जिनका दूसरा नाम है करण सिंह, उनके समय गुहिल वंश का क्या होता है, बंटवारा। और इस बंटवारे के तहत एक शाखा की स्थापना होती है जिसका नाम है रावल शाखा। और रावल शाखा के प्रथम शासक होते हैं जिनका नाम है शैम सिंह। और इसी प्रकार रावल शाखा के जो अंतिम शासक होते हैं उनका नाम है रतन सिंह। आप सब जानते हैं कि चित्तौड़ के शासक जब रतन सिंह हुआ करते थे तो इन्हीं पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और 1303 से लेकर 1326 तक चित्तौड़ पर जो अधिकार करते हैं वो करमशी अलाउद्दीन खिलजी, उसका पुत्र खिजर खां, और खिजर खां सौंपता है मालदेव सोनगरा को। 1326 के अंदर हमीर देव सिसोदिया द्वारा एक बार पुणे चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ियों
स्थापना करता है, यानी राणा हमीर ने एक बार फिर चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ियों को बसाने का कार्य किया था। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि राणा हमीर जो है इनके द्वारा 1326 में सिसोदिया वंश की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन यही था कि निम्न में से सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन हैं? तो राणा हमीर देव सिसोदिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन ऑप्शन में से सबसे पूर्वज यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। पूछा जा रहा है विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? एक तो ये क्वेश्चन बनता है और एक ऐसा ही क्वेश्चन और बनता है कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के जिस शासक को दी गई है उसका उल्लेख किसमें है? दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आजकल। विषम घाटी पंचानन, अच्छा इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान, यानी विपरीत कंडीशन में शेर के समान रहने वाला होता है, उसे बोलते हैं विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी जो पंचानन की संज्ञा है वो मेवाड़ के किस शासक को है? तो याद रखिएगा वो है आपके राणा हमीर को। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा है, लेकिन इसका उल्लेख किसमें है? तो याद रखिएगा विषम घाटी पंचानन कहा गया है राणा हमीर को, इसका उल्लेख मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। याद रखिएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर ये उल्लेख है कि राणा जो हमीर है इनको क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन, यानी विपरीत कंडीशन में शेर के समान। ठीक है, हाँ। हट्टी हमीर भी ना, वो हट्टी हमीर अलग है, ये राणा हमीर है, और जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो हमीर देव चौहान है। ये सिसोदिया है, हमीर देव चौहान। सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, वो हमीर देव चौहान के बारे में है। ठीक है, जो कि रणथंभौर के शासक है। ये राणा हमीर है। ठीक है, चलिए तो वो अलग है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। पूछा जा रहा है आपको कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? यानी कि मेवाड़ के किस शासक के समय एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान जावर मिली थी? देखिए जावर की जो खान है ये पहली बात तो किस जिले में है? तो याद रखिएगा उदयपुर। ठीक है, ये जो मिली है कब मिली है? तो 1384 ईस्वी के अंदर क्या मिली है? जावर की खान। और ये जो जावर की खान है ये एशिया की सबसे बड़ी किसकी खान है? चांदी की खान है। और 1384 आप समझ गए होंगे किसका टाइमिंग है? आप कहेंगे महाराणा लाखा का टाइमिंग है। तो महाराणा लाखा के समय उदयपुर में झांवर से झांवर की खान मिली, जो कि एशिया में सबसे बड़ी चांदी की खान है। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि चांदी के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान का प्रथम स्थान है चांदी में। और आप सब जानते हैं कि चांदी अकेली उत्खनन नहीं होती है, चांदी तो किसी के साथ में आती है। किसके साथ में आती है ये? तो सीसा जस्ता के साथ।
इसीलिए कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो झांवर स्थान है ये और अन्य किस खनिज के लिए है, तो सीसा जस्ता के लिए। ठीक है, तो झांवर की खान उदयपुर लाखा के समय 1384 ईस्वी के में, और याद रखिएगा कि एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान झांवर, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि राजस्थान का देश में क्या है, चांदी में प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। पूछा जा रहा है, शासक जो विद्वान योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट का संरक्षक था। देखिए ऐसे 4 दरबारी हैं जिनके नाम बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। देखो, एक नाम है आपके सामने योगेश्वर भट्ट, एक नाम है आपके सामने विष्णु भट्ट। इसके अलावा एक है आपके धनेश्वर भट्ट और एक है आपके जोटिंग भट्ट। चारों नाम एक जैसे हैं, लेकिन याद रखना है इनमें से आपको ये याद रखना है कि ये जो धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट है ये तो हैं आपके किसके, लाखा के दरबारी। अक्सर कंफ्यूज कर देता है ये तो है लाखा के दरबारी, लेकिन योगेश्वर भट्ट और जो विष्णु भट्ट हैं ये लाखा के पुत्र मोक्कल के दरबारी हैं। याद कर लीजिए फटाफट, याद रहेगा भाई। धन किन के समय मिला था, लाखा के समय, मतलब वही झांवर की खान मिली थी चांदी की। तो धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट तो किसके हैं, राणा लाखा के, लेकिन योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट किसके दरबारी हैं, तो याद रखिएगा मोक्कल के। आजकल एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है भाई, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने आपके लिए। ठीक है, तो योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट जिसके हैं वो है मेवाड़ का राणा मोक्कल, और धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट जिसके हैं वो हैं लाखा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्या पूछा जा रहा है, देखो, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं जिनको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल भी बनता है, कैसे बनता है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार देखते हैं, अब ये क्वेश्चन देखिए पटवार में पूछा गया था और यही क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा पूछने का लेवल अलग हो गया है। ठीक है, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जिस व्यक्तित्व को जाना जाता है वो है आपके महाराणा कुंभा। आप सब जानते हैं कि महाराणा कुंभा एक संगीतज्ञ हुआ करते थे, इसीलिए महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि से नवाजा गया है, तो याद रखना है अभिनव भट्टाचार्य। यदि एग्जामिनर चाहे तो इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना सकता है। कैसे, वैसे एक चीज तो आप सब जानते हैं कि महाराणा कुंभा वे व्यक्ति हैं जिनको इतिहास में सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है, और टोटल उपाधि है इनकी 108। 108 उपाधि है। इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना लेता है। वो पूछता है कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा को संगीतज्ञ होने के कारण निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो संगीतज्ञ होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य। जबकि पहाड़ी किलों का विजेता होने के कारण
पहाड़ी किलों का विजेता होने के कारण कुंभा को कहा जाता है हाल गुरु, जबकि महाराणा कुंभा को साहित्य का जानकार होने के कारण कहा जाता है राणे राय। महाराणा कुंभा को शैल गुरु कहा जाता है, क्यों? स्थापत्य कला का जनक होने के कारण। स्थापत्य कला का जनक होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? शैल गुरु। ठीक है, लेकिन अक्सर एग्जामिनर पूछता है तो वो थोटिकल यहीं से बना सकता है कि संगीतज्ञ होने के कारण। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं महाराणा जो कुंभा है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ये क्वेश्चन बताइएगा। महाराणा कुंभा का संबंध निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र से है? बताइए। बिल्कुल, स्थापत्य कला का जनक होने के कारण महाराणा कुंभा को शैल गुरु कहा जाता है। ये बताइएगा, महाराणा कुंभा का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, आप में से कौन बताता है फटाफट। हाँ बिल्कुल, दान गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, बिल्कुल इन्हीं को बोलते हैं। बिल्कुल, महाराणा जो कुंभा है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो याद रखना, वीणा। इसीलिए इस वीणा के बारे में एक फैक्ट और भी सुनते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कोई है तो वो है वीणा। वो क्या है? वीणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, राणा कुंभा की हत्या हुई, ये हेडमास्टर के अंदर क्वेश्चन आया। महाराणा जो कुंभा है, राणा कुंभा, इनकी हत्या कहां पर हुई थी? क्वेश्चन स्थान से पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। एक बहुत प्रसिद्ध किला है जिसका नाम है कुंभलगढ़। मेवाड़ के शासकों का संकटकालीन किला है, ये संकटकालीन स्थली है। कौन सा? याद रखिएगा, कुंभलगढ़। ठीक है, हाँ। इस कुंभलगढ़ से रिलेटेड तीन बातें हैं। एक तो ये है कि इस कुंभलगढ़ किले के अंदर मेवाड़ के किस महाराणा का जन्म हुआ है। एक, इस कुंभलगढ़ किले के अंदर सर्वप्रथम किस महाराणा का राज्य अभिषेक हुआ है। और एक क्वेश्चन ये कि इस कुंभलगढ़ किले के अंदर मेवाड़ के किस महाराणा की हत्या हुई है। ये तीन क्वेश्चन है इस किले से बनने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेवाड़ के किस महाराणा का जन्म यहाँ हुआ है, किस महाराणा का सर्वप्रथम राज्य अभिषेक हुआ है, और किस मेवाड़ के महाराणा की यहाँ पर हत्या हुई है। देखिए, जन्म की यदि मैं बात करूं तो कुंभलगढ़ किले के अंदर जिस मेवाड़ के महाराणा का जन्म हुआ है वो है आपके महाराणा प्रताप। आप सभी पढ़ते हैं कि कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के झुन्नी छत्री नामक कमरे में 9 मई 1540 के अंदर जन्म लेते हैं कौन? महाराणा प्रताप। जब राज्य अभिषेक की बात आती है यहाँ पर तो याद रखिएगा, राज्य अभिषेक जिनका हुआ था वो है आपके महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, क्योंकि चित्तौड़ में बनवीर बेटा था इसीलिए इनका राज्य अभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। हत्या कुंभलगढ़ किले में जिस शासक की हुई थी वो है आपके राणा कुंभा। अब आप कहेंगे सर यदि सन से पूछ लिया तो वो क्वेश्चन यदि आपसे पूछे तो याद रखना, जन्म महाराणा प्रताप का जो हुआ है वो 1540 की बात है। ठीक है, उदय सिंह का जो राज्य अभिषेक हुआ है कुंभलगढ़ के अंदर वो बात है 1536 और 37 की, और राणा कुंभा की जो हत्या हुई है वो बात है आपके 1468 की। ये लीजिए, ये आंकड़े हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, कुंभलगढ़ किला। ठीक है, तो ये तीन बातें याद रखिएगा, जन्म किसका हुआ है, राज्य अभिषेक किसका हुआ है, और हत्या किसकी हुई है कुंभलगढ़ किले से रिलेटेड। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31। क्वेश्चन नंबर 31, 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? अब देखिए, महाराणा कुंभा मेवाड़ के महान शासक और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। इसीलिए महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई, कब हुई और किसने की, ये तीनों बातें बड़ी खास है। अब महाराणा कुंभा की जो हत्या है, इस पूरे बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं तो तीन बड़े क्वेश्चन बनते हैं। एक तो महाराणा कुंभा की हत्या कब, तो 1468 ईस्वी के अंदर। यह हत्या कहां पर हुई, किस किले की बात है, तो याद रखिएगा कुंभलगढ़। और अगली बात किसने की, तो याद रखिएगा पुत्र द्वारा। राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र द्वारा की गई थी और पुत्र का नाम क्या है, तो उदा। उदा या फिर उदयकरण। कुंभा के बाद में मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं उदा। तो उदा द्वारा अपने पिता महाराणा कुंभा की 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले में क्या कर दी गई थी, हत्या। इसीलिए इतिहास के अंदर उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। दो बातें हैं, याद रखिएगा। उदा को तो कहा गया था मेवाड़ का पितृहंता, और उदा द्वारा जो कुंभा की हत्या करना है, उदा द्वारा जो कुंभा की हत्या करना है, इसको कहा गया है मेवाड़ का प्रथम कलंक। मेवाड़ का क्या कहा गया है, प्रथम कलंक। यदि ये मेवाड़ का प्रथम कलंक है तो इसका मतलब यह है कि कोई दूसरा कलंक भी है। बिल्कुल। भीमसिंह सिसोदिया की पुत्री जो है, जिसका नाम आप पढ़ते हैं कृष्णा कुमारी, उनको जहर देने की जो घटना है वो मेवाड़ का दूसरा कलंक है। समझे? उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना मेवाड़ का प्रथम कलंक कहलाया। भीमसिंह सिसोदिया द्वारा अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर देना, ये मेवाड़ का दूसरा कलंक है। उदा ने अपने पिता की हत्या की, इसीलिए उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। पितृहंता से तात्पर्य है जिन्होंने अपने पिता की हत्या की हो। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा उदा। ठीक है, और आगे चलकर इसी उदा पर आकाशीय बिजली गिरने से क्या हो गई थी, मृत्यु। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजली गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी, उदा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, सारंगपुर का जो युद्ध है किन राज्यों के मध्य हुआ। देखिए पूछने का तरीका देखिए, कितने प्रकार के क्वेश्चन देखो। एक तो ये पहला क्वेश्चन कि ये जो सारंगपुर का युद्ध है, एक तो ये कहां पर, तो पहली बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो एमपी। दूसरा क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध कब, 1437 ईस्वी, 1437 ईस्वी। तीसरा क्वेश्चन, किनके मध्य, तो आप कहेंगे कुंभा वर्सेस एम के, महमूद खिलजी फर्स्ट, एम के फर्स्ट। चौथा क्वेश्चन, सारंगपुर का जो युद्ध है, देखिए कुंभा तो है आपके कहाँ के, मेवाड़ के, नो डाउट, और महमूद खिलजी कहाँ के हैं, मालवा के। मतलब किन दो राज्यों के मध्य, तो मेवाड़ और मालवा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, मेवाड़ और मालवा। मतलब देखिए एग्जाम ने कैसे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा है, जैन के अंदर पूछा है ये।
ठीक है, मेवाड़ और मालवा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर पूछ भी ले कि विजय कौन हुए, तो याद रखिएगा कुंभा। ठीक है, और वजह आपको बताई दी कि सारंगपुर का युद्ध हुआ क्यों, क्योंकि कुंभा के जो पिता हैं बिल्कुल मोकल, उनके जो हत्यारे थे वो महमूद खिलजी फर्स्ट के पास में थे। महमूद खिलजी फर्स्ट ने उनको शरण दे रखी थी, चाचा मेरा महपा पंवार को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये 4-5 बातें जो भी है इनको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ और मालवा। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि जैसे ही कुंभा ये मालवा विजय होते हैं, इसी मालवा विजय उपलक्ष्य में निर्माण करवाते हैं विजय स्तंभ का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल कि किस विजय उपलक्ष्य के अंदर कुंभा द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, तो मालवा विजय उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, महाराणा कुंभा के दरबार में कौन से जैन विद्वान थे? देखिए, कुंभा की बात करते हैं तो यदि वन लाइनर कोई इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो एक तो जैन दरबारी या फिर विद्वान से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि महाराणा कुंभा के शिल्पी कौन थे, महाराणा कुंभा के आराध्य देव कौन हैं, महाराणा कुंभा के गुरु कौन हैं। क्वेश्चन आता है महाराणा कुंभा जो हैं इनकी पुत्री का नाम क्या है। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो वन लाइनर किसी व्यक्तित्व के संबंधित पूछा जाता है। अब जैन दरबारी की बात करते हैं तो नाम है जिन सेन सूरी, जिन सेन सूरी। इनके शिल्पी की बात करते हैं तो नाम है मंडन। महाराणा कुंभा के जो आराध्य देव हैं वो है भगवान विष्णु, इसीलिए ये जब भी कोई इमारत बनाएंगे तो किसको समर्पित करेंगे, भगवान विष्णु को। जैसे विजय स्तंभ भी देख लीजिए, कभी पूछा जाए कि कुंभा द्वारा चित्तौड़ किले में मालवा विजय उपलक्ष्य में निर्मित विजय स्तंभ निम्न में से किसे समर्पित है, तो भगवान विष्णु को याद रखिएगा। ठीक है, इनके गुरु का नाम है वो है आपके जैन आचार्य हीरानंद, जैन आचार्य हीरानंद। लेकिन फिर आगे अलग अलग है दो गुरु, जैसे महाराणा कुंभा के काव्य गुरु का नाम क्या है, तो फिर कान्हा व्यास हो जाएगा। संगीत गुरु का नाम क्या है, तो सारंग हो जाएगा फिर। ठीक है, और इनकी जो पुत्री है उनका नाम है आपके रमाबाई। रमाबाई स्वयं एक संगीतज्ञ थी, इसीलिए इतिहास में इन्हें कहा गया है वागेश्वरी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको वन लाइनर डायरेक्ट ही व्यक्तित्व के नाम से पूछे जाते हैं। तो महाराणा कुंभा के जो जैन दरबारी थे उनका जो नाम है वो है जिन सेन सूरी। ठीक है, जिन सेन सूरी, बिल्कुल हाँ। उदोतन सूरी, उदोतन सूरी बिल्कुल सही है आपकी बात कि उदोतन सूरी द्वारा एक रचना है जिसका नाम है कुवलई माला। कौन सी है, कुवलई माला। और कुवलई माला उदोतन सूरी का वह ग्रंथ है जिसके अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है और इसी के अंदर मारवाड़ी को कहा गया है मरु भाषा। और ये किस शासक के समय लिखी गई थी, तो याद रखिएगा उदोतन सूरी द्वारा कुवलई माला ग्रंथ की जो रचना है वो की गई थी गुज्जर प्रतिहार भीनमाल के शासक वत्सराज के समय, और इन्होंने ये रचना जालोर के किले में बैठ के लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्लियर का याद हो गई ना। फिर मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 34। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर का क्वेश्चन है। ये बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब जिस क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे ना, ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन को फॉलो करता है।
और देखिए आजकल ऐसे क्वेश्चनों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपके सामने कि सन 1437 में मेवाड़ और मालवा युद्ध, मतलब समझे 1437 मेवाड़ और मालवा युद्ध यानी सारंगपुर का तात्कालिक कारण क्या था? सारंगपुर युद्ध की वजह क्या है, यह पूछ रहा है थ्योरेटिकल। पहला है नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा का महपा पमार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, या मेवाड़ का जो मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। यानी कि इनमें से इस युद्ध की वजह क्या है? वजह क्या है? देखिए सारंगपुर का जो युद्ध है वो लड़ा किस में गया था? कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट। सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट पर अटैक किया था, ना कि महमूद खिलजी फर्स्ट की हिम्मत हुई कि वो कुंभा पर अटैक करे। कुंभा द्वारा महमूद खिलजी फर्स्ट पर अटैक किया गया था, और कुंभा ने जब ये आक्रमण किया तो इसकी वजह ये थी कि कुंभा जब मेवाड़ के शासक बने थे तो इनके दो उद्देश्य हुआ करते थे। एक तो अपने पिता यानी मोकल के हथियारों से बदला लेना, और दूसरा मेवाड़ के अंदर जो राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा है उसको खत्म करना। तो जैसे ही गद्दी पर बैठे तो पहले उद्देश्य की ओर भागे, यानी कि कुंभा के जो पिता हैं मोकल, उनके जो हत्यारे हैं चाचा मेरा और महपा पंवार, इनको शरण दे रखी थी किसने? मालवा ने। इसीलिए कौन सा युद्ध लड़ा गया था? याद रखिएगा, सारंगपुर का युद्ध। कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को कहा था कि तुम्हारे पास में ये जो चाचा मेरा और महपा पंवार है, इन्होंने मेरे पिता की हत्या की है, इसलिए इनको मुझे सौंप दीजिए। लेकिन कहते हैं महमूद खिलजी फर्स्ट ने मना कर दिया, तो कुंभा ने डायरेक्ट अटैक कर दिया। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनाया? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? सन नहीं पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। देखो, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? चंपानेर की संधि के बाद, जो कि 1456 में हुई थी, 1456 में। सारंगपुर के युद्ध के विजय उपलक्ष्य में, ये युद्ध 1437। गागरोन के युद्ध में, या फिर खातौली के युद्ध में। अब देखिए, खातौली का युद्ध तो लड़ा गया है 1517 में, ठीक है, और गागरोन का युद्ध लड़ा गया है 1519 में। बात कुंभा की हो रही है, किसकी? कुंभा की। और कुंभा का जो टाइमिंग है वह है 1433 से लेकर 68। ठीक है, कहने का मतलब ये दो तो वजह हो ही नहीं सकती। अब वजह है दो, एक चंपानेर की संधि और एक सारंगपुर का युद्ध है। लेकिन आप इतना जानते हैं कि विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो 1440 से लेकर 48 में हुआ है। मतलब चंपानेर की संधि का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन बचा है एक, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध भी आ सकता है, या फिर मालवा विजय उपलक्ष्य में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपके यदि एक एक कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर चाहे कैसे भी घुमाकर कितने ही तरीके से क्वेश्चन पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनाया गया था। चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है वो किन के द्वारा बनाया गया? लेकिन यहां से एक क्वेश्चन है आप सभी से, बताइएगा राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बताइएगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है?
तो याद रखिएगा साथी, राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो एक तो कहलाता कौन सा है, याद रखिएगा भीमलाट। भीमलाट राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है और ये भीमलाट कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बयाना में। और बयाना कहाँ पर है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भरतपुर में। ठीक है, ये बड़ी खास बात है। अब यहां पर चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है, नो डाउट आप सब जानते हैं किसके द्वारा बनाया गया है, कुंभा द्वारा। ठीक है, ये राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है और ये राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ है। ये चित्तौड़ वाला तो प्रसिद्ध है और ये भीमलाट वाला प्रथम है, याद रखिएगा। हाँ, बिल्कुल समुद्रगुप्त के समय है, बिल्कुल सही है, विष्णुवर्धन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि महाराणा कुंभा ने खाली जगह पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन वही जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कुंभा ने मालवा जीता था। क्या जीता था, मालवा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर ही ली हमने, विजय स्तंभ के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया। अब मालवा के किस सुल्तान को कुंभा ने कई बार पराजित किया, तो सिंपल सी बात है, वो है आपके महमूद खिलजी फर्स्ट। एक बार तो 1437 के अंदर सारंगपुर के युद्ध में और एक बदनौर के युद्ध में पराजित किया था। सारंगपुर का युद्ध जीतकर तो विजय स्तंभ बनाया था और बदनौर का युद्ध जीतकर, बदनौर जो भीलवाड़ा में है वहां पर कुशाल माता का मंदिर बनाया था। ठीक है, तो महमूद खिलजी फर्स्ट को कई बार क्या किया था, पराजित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो तभी होंगे जब आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहली बात तो ये क्वेश्चन आया है आपके 2020 में। देखिए क्या है, विजय स्तंभ के बारे में बताना। ठीक है, और कौन से जो कथन सत्य हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए एक एक बिंदु को पढ़िएगा। इसका जो निर्माण है वो मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया था। क्या विजय स्तंभ का निर्माण, आप कहेंगे विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो मंडन की देखरेख में नहीं हुआ है। याद रखिएगा, विजय स्तंभ के निर्माण के जो वास्तुकार हैं वो है आपके जेता, नापा, पूंजा और पोमा। ठीक है, मंडन की देखरेख में कुंभलगढ़ बना था, ना कि विजय स्तंभ। पहली बात तो गलत। ठीक है, ये एक 8 मंजिल ढांचा है। क्या आप कहेंगे नहीं, ये जो है विजय स्तंभ ये 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है, पहली बात तो याद रखिएगा, ये एक 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिल इमारत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 मंजिल इमारत। तीसरी बात, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। बिल्कुल नो डाउट ये राइट है, और इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। बिल्कुल, यानी कि इनमें से जो सही है वो केवल 3 नंबर सही है। केवल क्या है, 3 नंबर सही। इसीलिए आप देखेंगे कि इस पर्सन पर स्टार लगा हुआ है, यानी कि इस पर्सन को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है, इसीलिए तो देखते हैं आप प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 1-2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी आप कहेंगे सर इस प्रकार का क्वेश्चन आ भी जाए वापस तो हमें क्या करना है, तो आपको करना है ऐसा कि 3 नंबर तो सही है, इसमें नो डाउट है। ठीक है, और ये एक 8 मंजिला ढांचा है, ये तो कतई ही गलत है। ठीक है, ये थोड़ा मंडन वाला हम देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम ने कहा नहीं देख सकते। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन हुआ था डिलीट। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 40। बताइए, पूछा जा रहा है राजस्थानी वास्तुकला का जनक, वही राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक, तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक जिस शासक को कहा जाता है वो है आपके राणा कुंभा, और इसीलिए राणा कुंभा को एक उपाधि भी है, कौन सी? याद रखिएगा, शैल गुरु की। कौन सी है? शैल गुरु की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, राणा कुंभा। ठीक है, बिल्कुल कुंभा जी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 40। कल भी हमने 20 क्वेश्चन किए, आज भी 20 क्वेश्चन किए, लेकिन 20 क्वेश्चन का मतलब केवल 20 नहीं है, 20 क्वेश्चन का मतलब है हम 40 क्वेश्चन करते हैं रोज। ठीक है, एक एक बिंदु के बारे में बड़ी गहराई से, बड़ी वाक्य सहित हम हल करते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, आपका लक्ष्य यदि सरकारी जॉब प्राप्त करना है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, काफ़ी मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसके लिए डेडिकेशन रखना पड़ेगा कि सुबह 7 बजे क्लास शुरू हो रही है तो हमें 7 बजे ही आना पड़ेगा। ये क्लास सुबह 7 बजे करने की वजह तुम हो, मतलब आप हो, ताकि आपका भी रूटीन बना रहे, रेगुलर बनी रहे, रेगुलरिटी बनी रहे कि सुबह 7 बजते ही हमें क्लास अटेंड करनी है। तो ठीक है, और इस एमसीक्यू के अंदर आप सब देखते हैं वही क्वेश्चन है जो विगत एग्जामों के अंदर आया रखे हैं। हाँ, एक ये भी कमेंट था कल कि सर अब तो सारा कुछ बदल गया है। सारा कुछ नहीं बदला है भाई, भोला आदमिया। घोषणा हुई है जिलों की, लेकिन क्या ये बदल गया है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? आज हमने जो क्वेश्चन किए, क्या इनमें से किसी भी क्वेश्चन पर कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं पड़ा है। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। इसी प्रकार लगातार मेहनत करते रहिए। चलिए, ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आप सभी का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।